हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आरबीएससी के, उसको मैं आपको कराने वाला हूं। और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। और ऐसी ही एक वीडियो मैंने हिस्ट्री की भी बनाई थी, और 7 से 8 हज़ार बच्चे उसको देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे भी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले जरूर देख के जाओ। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड के हो तो भी आपके लिए वीडियो काम आएगी। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सत्येंद्र प्रताप मेरा नाम है। और इस नाम आप मुझे एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। देखिए, एक डाउट है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर क्या ये वीडियो हम सीबीएसई बोर्ड के हैं, हम इसे देख सकते हैं? तो आप देख सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन आप देखोगे ना, आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी, आपको पता लग गया होगा कि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ रखे हैं, वही क्वेश्चन आ रखे हैं जो आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन होते हैं इनके भी। तो आप देख सकते हो, अगर आप आरबीएससी, एमपी, यूपी या किसी भी बोर्ड के हो, सब जगह ये काम आएगा। कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपकी प्रैक्टिस ही होनी है, तो आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेलीग्राम की। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दी जाएंगी। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, eklavyastudypoint.com पे जाके पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आप क्लास 12th में सब्जेक्ट में जाके चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं चैप्टर की। हिस्ट्री के सारे चैप्टर करा रखे हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हिस्ट्री के चैप्टर लगभग लगभग सारे करा रखे हैं। एक दो बच्चे हैं वो जल्दी करा दूंगा, उसको देख लेना आप जाके। और पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, ये वीडियो भी देख लेना आप। ठीक है, ये हिस्ट्री की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियो है वो भी करा रखी है। और ये पॉलिटिकल की प्लेलिस्ट है, इसको जरूर देख के जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां से दिखाता हूँ। तो ये जो आप पेपर देख रहे हैं ना, ये 2025 का पेपर है, और मैंने आरबीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ठीक है, एक बार आप पेपर देख लीजिए, और इसमें मैं आपको ले चलता हूँ सीधा। ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सीधा क्वेश्चन भी ले चलता हूँ। ये आपके सामने सेक्शन ए है, और देखिए सेक्शन ए आप सभी जानते हैं, इसमें क्या होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, और देखेंगे कि इनके क्या आंसर है। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता था। ठीक है, तो देखो, चीन की दीवार, बर्लिन की दीवार, भारत के पठार, या रूस के पहाड़। तो आप सभी अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने शीत युद्ध के दौर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बर्लिन की दीवार जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि इन्होंने दुनिया को बांट दिया था दो गुट में। एक तरफ यूएसए हो गया था, एक तरफ यूएसएसआर, यानी कि एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ। और इसको इन दुनिया को दो गुटों में जो बांटा गया था, ये यूरोप महाद्वीप में बांटा गया था। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में एक देश था जर्मनी। जर्मनी की राजधानी होती थी बर्लिन। बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई थी 1961 में। ठीक है, और यहाँ से ये बंटवारा हुआ था, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, बर्लिन की दीवार। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में एकीकृत बाजार का गठन जो है कब हुआ था? ठीक है, तो ये 1993 में हुआ था, 1993 हो जाएगा, जनवरी। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संगठन जो साफ्टा है, ये कब से प्रभावी हुआ? तो ये 2006 से प्रभावी है। प्रभावी का मतलब है कब से लागू है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था? तो जो वियतनाम है, ये फ्रांस का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब है फ्रांस ने किसी समय में इसको अपना गुलाम बना रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1950 का दशक भी पूछ रहे हैं, तो यानी कि 1950 के दशक में फ्रांस ने इसको अपना गुलाम बना रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्वीकरण। है वैश्वीकरण क्या है? वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, विचारों का प्रवाह, या फिर सभी? तो देखिए, वैश्वीकरण सभी है, यानी इसमें वस्तुओं का भी प्रवाह होता है। वस्तु भी एक देश से दूसरे देश में जाती है, एक जगह से दूसरी जगह में जाती है, पूंजी भी जाती है, और विचार भी जाते हैं। ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी रही है? तो आपको पता है कि वैश्वीकरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो संचार और तकनीक, यानी कि संचार और प्रौद्योगिकी की रही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? देखिए, ये 1956 इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। यहाँ पे पूछा गया है आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया, तो 1956 में बना था ये।
ठीक है। लेकिन इसकी घोषणा 1952 में ही कर दी थी, यानी आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने की घोषणा 1952 में कर दी थी, यानी कि 1952 के दिसंबर में प्राइम मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करी थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कब हुई थी, तो 1952 में कर देना, ठीक है। अगर एग्जैक्ट पूछे कि अस्तित्व में कब आया, तो फिर आपको 1956 लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुटे जो अर्थशास्त्री थे, ये कौन थे? के एन राज, ठीक है। के एन राज थे। इन्होंने कहा था कि हमें धीरे धीरे विकास करना चाहिए, यानी विकास की दर जो है वो धीमी रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? 1956 में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वारसा पैक्ट का समर्थक देश कौन सा है? तो देखिए, दो पैक्ट थे। एक तो नाटो वाला संगठन था, ठीक है, नाटो, जिसका यूएसए था, और दूसरा था वारसा। अब वारसा का यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो देखिए, नेहरू जी जो थे ये प्राइम मिनिस्टर भी थे और ये विदेश मंत्री भी थे, ठीक है। विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के हाथ में था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जो थे, इन्होंने जो इमरजेंसी की घोषणा की थी, ठीक है, ये कब की थी? तो ये 25 जून 1975 को घोषणा की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जेपी ने दिया था, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 में हुआ था, ठीक है, 1967 में। अगर मान लो पेपर में कभी आपको याद ना आए तो आप ऐसे याद कर सकते हो, मोटा मोटा आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1952 में पहला चुनाव हुआ था, फिर 5 साल जोड़ दो, 1957 में दूसरा हुआ था, फिर 5 साल जोड़ दो, 1962 में तीसरा हुआ था, ठीक है, फिर 5 साल जोड़ दो, 1967 में चौथा हुआ था। तो अंदाजा आपको यहाँ से लग जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना था? तो ये 1963 में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया था। 1979 से 1985 के बीच में असम जो है वो किस देश के घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन यहाँ पे चल रहे थे? तो बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेशी जो है, खासकर बांग्लादेशी मुस्लिम, ये असम में आके बस गए, ठीक है, छुपकर, और इलीगल तरीके से यहाँ पे रहने लगे। तो इनके खिलाफ यहाँ पे आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन है, 1989 में बनी जो राष्ट्रीय मोर्चा है, इसकी सरकार जो थी, इसका नेतृत्व जो था वो किसने करा था? ठीक है, तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का नेतृत्व करा था वीपी सिंह ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाम सेफ का गठन कब हुआ था? तो ये 1978 1978 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, दलितों के लिए हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, 1917 की डैश के बाद अस्तित्व में आया, 1917 की क्रांति, ठीक है। इसको रूसी क्रांति भी कहा जाता है, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, इसको समाजवादी क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने डैश संधि पे हस्ताक्षर करे थे? सिंधु नदी जल समझौता, ठीक है, इस पे हस्ताक्षर करे थे। 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट और किसने हस्ताक्षर करे थे? तो विंस्टन चर्चिल, यानी रूजवेल्ट और चर्चिल, इन दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर करे थे। फिर जो वैश्वीकरण है, इसके विरोध में एक विश्वव्यापी मंच बनाया गया जिसको WSF कहा जाता है, यानी वर्ल्ड सोशल फोरम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना जो है डैश में हुई थी? 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और कौन से संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 5 से 6 साल कर दिया गया था? 5 से बढ़ाकर 6 किया गया था, 42वां। अब देखो, 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है, 1975 के बाद, ठीक है। 1975 में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद 1976 के आसपास ये लाया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें 5 साल से बढ़ाकर कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब दूसरी सरकार आती है तो उसने वापिस से इसको पहले जैसा कर दिया। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आते हैं अति लघुरुत्तात्मक, ठीक है, यानी ये छोटे क्वेश्चन है, इसको वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है आपको, ठीक है, बहुत छोटा। या तो आप एक शब्द में आंसर कर दो या फिर एक लाइन में कर दो, इससे ज्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी? तो ये बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी 1967 में, ठीक है। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में जो क्षमता है वो कम है, क्यों? ठीक है, आपको एक कारण बताओ। क्योंकि देखो, सदस्य देशों की स्वतंत्र विदेश नीति है, क्योंकि इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी अपनी खुद की स्वतंत्र विदेश नीति है, जो कि कभी कभी एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो ये रीजन बताना था।
अगला है कि ऐसे एक देश का नाम बताओ जहां पे भारत के जो नागरिक हैं बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के आ जा सकते हैं, तो वो नेपाल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षेस यानी जो सार्क है, इसका आपको पूरा नाम बताना है। तो देखो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, आप देख सकते हैं। हिंदी में बोला जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, अंग्रेजी में कहा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था। ठीक है, तो 24 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर के दिन। अगला क्वेश्चन है ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव जो था उसमें निर्वाचन आयोग के सामने यानी जो इलेक्शन कमीशन था उसके सामने क्या चुनौतियां थी? तो जैसे कि क्षेत्रों का सीमांकन करना एक चुनौती थी, मतदाता सूची बनाना एक चुनौती थी, महिलाओं के नाम गलत हो गए थे, ठीक है, उसको ठीक करना एक चुनौती थी, और पहला चुनाव करवा पाना चुनौती थी, क्योंकि भाई जो जनता थी वो ज्यादा साक्षर नहीं थी, और इतने बड़े लेवल पे चुनाव कराना था तो इतनी ट्रेनिंग भी देना था, प्रशिक्षण भी करना था, तो ये सारी चुनौतियां थी। अगला क्वेश्चन है कि आजादी के समय भारत के सामने विकास के कौन से दो मॉडल थे? तो देखो एक पूंजीवादी मॉडल था, एक समाजवादी मॉडल था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि पूंजीवादी मॉडल को अपना लो, कुछ लोग कहते हैं समाजवादी मॉडल को अपना लो, लेकिन भारत ने दोनों ही मॉडल को नहीं अपनाया, बल्कि पूंजीवाद में से जो अच्छी चीजें लगी वो भी रख लिया, समाजवाद में से जो अच्छी चीजें लगी उसको भी रख लिया, और एक दोनों को मिलाकर एक मॉडल बनाया जिसको मिश्रित कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस वाले मॉडल को हमने अपनाया था। भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प कहाँ से लिया था? तो ये सोवियत संघ में होता था पहले, तो हमने वहीं से ले लिया था। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? तो आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, वहां से हटा दिया गया। नेक्स्ट है कि कांसीराम के दल बहुजन समाज पार्टी में बहुजन जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो बहुजन शब्द जो है वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, ठीक है, इनके लिए यूज किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी वर्ग है, इसके इसमें आरक्षण के लिए किसने सिफारिश करी थी? मंडल कमीशन ने कहा था, और कहा था कि 27% आरक्षण दे दिया जाए किस कैटेगरी को? ओबीसी कैटेगरी को। ठीक है, नेक्स्ट है बी सेक्शन। ठीक है, सेक्शन बी जो होता है इसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही होते हैं इसमें भी, और ये आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 50 वर्ड में इसके आंसर करने हैं, 50 वर्ड से ज्यादा मत करना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सोवियत संघ और भारत के संबंध जो हैं हमेशा से मधुर रहे हैं। आपको इसके बारे में कोई इसके पक्ष में आपको दो तर्क देने हैं। तो देखिए हमारे संबंध सोवियत के साथ हमेशा अच्छे थे। तो आप बता सकते हो कि सोवियत संघ ने कश्मीर के मुद्दे पे यूएनओ में हमेशा भारत का साथ दिया था। ठीक है, भारत को सपोर्ट किया था। फिर सोवियत संघ ने भारत में जो, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, माफी चाहूंगा, भारी है, ठीक है, भारी उद्योग जो थे इसके विकास में भी उन्होंने हमारी हेल्प करी। भारत को अच्छे उन्नत लेटेस्ट हथियार भी दिए, और 1971 में जो संधि वगैरह थी वो भी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके क्या परिणाम हुए? तो परिणाम ये हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, यानी जो दो महाशक्ति थी, एक अमेरिका एक सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में जो एक लड़ाई जैसी सिचुएशन थी, लड़ाई तो नहीं हो रही थी पर सिचुएशन झगड़े की बनी हुई थी, तो ये सिचुएशन, ये परिस्थिति खत्म हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। हथियारों की होड़ में लगे हुए थे दोनों महाशक्तियां, तो ये होड़ भी खत्म हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई खत्म हो गई, जैसे कि अमेरिका कहता था कि पूंजीवाद जो है वो दुनिया में बेहतरीन है, ठीक है, लेकिन जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद को कहीं ना कहीं बेहतर मानता था। तो ये जो पूंजीवाद और साम्यवाद समाजवाद के बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी ये यहाँ पे खत्म हो जाती है विचारधारा की। एक ध्रुवीय विश्व बन गया, यानी अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में देखने को मिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत मालदीव संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी भारत और मालदीव के संबंध जो है इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए मालदीव के साथ भारत के संबंध जो है वो सौहार्दपूर्ण और गर्मजोशी भरे हैं। तो 1988 में क्या हुआ था कि श्रीलंका से कुछ भाड़े के तमिल सैनिक आ गए जिन्होंने मालदीव पे आक्रमण कर दिया था। फिर मालदीव ने क्या करा? भारत से मदद मांगी, तो भारत ने तुरंत अपनी वायुसेना नौसेना भेज दी और उसकी हेल्प करी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी भारत ने काफी मदद करी है। तो ये आप रिलेशन बता सकते थे, ज्यादा बड़ा आपको लिखना नहीं था आंसर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ और भारत के, सॉरी ये तो हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका पर स्वामित्व का मसला विवाद वाला है। ठीक है, यानी अंटार्कटिका किसका है, उस पर किसका स्वामित्व है, किसका अधिकार है, ये थोड़ा विवाद का मुद्दा है, तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए कुछ देश जैसे कि ब्रिटेन हो गया, अर्जेंटीना हो गया, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने क्या कहा है कि अंटार्कटिक क्षेत्र पर इन्होंने अपना अधिकार वैधानिक दावा किया है, यानी अपने अधिकार का लीगल दावा करा है कि यह हमारे क्षेत्र में आता है या हमारे अधिकार में आता है। ठीक है,
लेकिन जो अधिकांश देश हैं उन्होंने इसके उल्टा रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि अंटार्कटिक प्रदेश जो है वो विश्व की संपदा है, यानी पूरी दुनिया की संपदा है, ठीक है। ये किसी भी एक देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होता, ये सबके लिए है। और इस मतभेद के रहते अंटार्कटिका के पर्यावरण और जो उसकी परिस्थितिकी तंत्र है उसमें सुरक्षा के नियम बनाए गए और उसको सबने माना भी, ठीक है। ये नियम कल्पनाशील और दूरगामी प्रभाव वाले नियम थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे बता सकते थे। फिर 1959 के बाद इस इलाके में जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं जैसे मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रही। और ये दूर दूर तक क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ा रहता है, यहाँ पे रहते नहीं है लोग ज्यादा कोई, ठीक है। ये एकदम वीरान सा आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंघ की आपको विचारधारा पे बताना है। तो भारतीय जनसंघ जो पार्टी है इसकी विचारधारा ये थी कि एक देश होना चाहिए, एक ही कल्चर होना चाहिए और एक ही राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। एक देश में एक ही कल्चर होना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। और इनका मानना था कि देश की जो संस्कृति और परंपरा है इसके आधार पे आधुनिक प्रगतिशील ताकतवर बन सकता है। देश अपने कल्चर के और अपनी परंपरा के हिसाब से ही आधुनिक बनेगा और प्रगतिशील बनेगा, ठीक है। ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को मिला देना चाहिए, एक अखंड भारत बनाना चाहिए, अंग्रेजी को हटा देना चाहिए, हिंदी को यहाँ पे राजभाषा बना देना चाहिए, ठीक है। और ये पार्टी सबसे आगे है इस बात पे कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए, हमेशा इसने यही बात करी है। नेक्स्ट है कि भारत की राजनीति में आया राम और गया राम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो देखिए 1967 के चुनाव के बाद क्या हुआ था, हरियाणा में एक विधायक था जिसका नाम था गयालाल, इसने तो एक रिकॉर्ड बना दिया और इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया आयाराम गयाराम, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि इस व्यक्ति ने एक रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड क्या बना दिया, मात्र 15 दिन के अंदर यानी एक पखवाड़े के अंदर अंदर 3 बार इसने पार्टी बदल दी। पहले कांग्रेस में था ये, ठीक है, कांग्रेस से चला गया यूनाइटेड फ्रंट में, फिर कांग्रेस में वापस लौट आया, यानी यूनाइटेड फ्रंट में गया था, फिर वहां से वापस कांग्रेस में आ गया, और फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। तो आपको सुनकर भी हंसी आ रही होगी कि आखिर ये कर क्या रहा था ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये जो विधायक था इसने ऐसा करा। तो उस समय क्या हो रहा था, कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें एक नेता थे जिनका नाम था राव वीरेंद्र सिंह। इन्होंने क्या करा था, चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें एक शब्द कहा था, इन्होंने कहा था कि पहले गया राम था, यानी जब हमारी पार्टी से चला गया था तो इन्होंने गया राम कहा, लेकिन अब आया राम है, क्यों, क्योंकि वापस से अब पार्टी में आ गया है, तो इसीलिए आया राम गया राम ये नाम ही पड़ गया, ठीक है। तब से इसको मतलब एक मजाक के तौर पे ले लो, या ये नाम इसी नाम से बोला जाता है, दल बदल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे चलिए, प्रिवी पर्स से क्या अभिप्राय है। तो प्रिवी पर्स क्या है, जो पहले रियासत होती थी, रियासतों के जो शासक होते थे, राजा होते थे, जब वो भारतीय संघ में शामिल हुए थे तो उसके बदले में उनको कुछ फंड देने की बात चली थी कि आपको कुछ वार्षिक भुगतान किया जाएगा, ठीक है। जब भारत में विलय हो जाएगा तो कुछ भुगतान कर दिया जाएगा। तो उनकी संप्रभुता जो है, और संप्रभुता के लिए संप्रभुता छोड़ने के लिए एक समझौता हुआ था। उस समझौते में बताया गया था कि उनको वित्तीय सुरक्षा मिल सके इसलिए कुछ फंड दिया जाएगा, तो इसी को प्रिवी पर्स कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इसको 1971 में संविधान में संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया, जिसका विरोध करा था मोरारजी देसाई ने, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि 1974 में यानी 1974 में जो गुजरात के जो स्टूडेंट थे इन्होंने आंदोलन कर दिया था। तो ये आंदोलन क्यों करा था, तो भाई इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहले खाद्यान्न और जो तेल वगैरह होता है, ठीक है, ये और जो अन्य आवश्यक वस्तु है इनकी कीमतें बहुत बढ़ गई थी, और जो उच्च पद होते थे उसमें भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। तो इन सब समस्याओं के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौते के कोई 3 बिंदु आपको बताने हैं। तो देखिए पंजाब समझौता भी कहा जाता है इसको, यानी राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच में ये जो समझौता हुआ था इसको पंजाब समझौता भी कहते हैं, इसको राजीव गांधी और लोंगोवाल समझौता भी कहा जाता है। ये 1985 1985 में हुआ था, ठीक है। उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी और अकाली दल के जो प्रमुख थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके बीच में समझौता हुआ था। और पंजाब में जो उग्रवाद चल रहा था, ठीक है, इसमें सिख उग्रवाद और अशांति समाप्त करने के लिए इसको किया गया था, ठीक है। इसमें ये भी बातें थी कि पंजाब जो है उसको चंडीगढ़ दे दिया जाएगा, और पंजाब हरियाणा के बीच में जो सीमा विवाद है उसको सुलझा लिया जाएगा, उसके लिए आयोग बना दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 1989 के बाद लगातार गठबंधन की राजनीति क्यों प्रभावी रही, यानी 1989 के बाद जो गठबंधन की राजनीति थी ये प्रभावी क्यों थी।
तो क्योंकि 1989 के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, आप सभी जानते हैं किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था, जिस कारण केंद्र में जितनी भी सरकार बन रही थी वो सब गठबंधन की सरकार बन रही थी। इसीलिए इस समय को ही गठबंधन का युग कहा जाने लगा, ठीक है। इस समय में कांग्रेस प्रणाली समाप्त हो गई थी, यानी जो कांग्रेस एक तरफा जीत लेकर आती थी वो सिस्टम यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो गया था। जो लोकल पार्टियां थी, जो क्षेत्रीय दल थे, उनका उदय हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इसमें 100 वर्ड के आसपास आपको इसका जवाब देना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आसियान के बारे में बताना है आपको, उसकी उपलब्धियां, ठीक है, और उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पे बताना है। तो आसियान एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है और दुनिया में इसकी जो विकास करने की रफ्तार है वो बहुत तेज है, ठीक है। इसने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जो आपसी विवाद थे, लड़ाई झगड़े थे, उसको सुलझा लिया। कैसे? बातचीत के जरिए, ठीक है। और आसियान ने सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में कार्य किया, सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम किया और मुक्त व्यापार, यानी जो जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके बीच में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए, ठीक है, ताकि फ्री ट्रेड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया, तो कैसे किया आपको ये बताना है। इसने क्या क्या करा? तो इसने 1978 में यहाँ के नेता थे देंग शाओपिंग, उसके नेतृत्व में मुक्त द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई थी। फिर विदेश व्यापार को इन्होंने बढ़ाया था, ठीक है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने निजीकरण किया था। चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि इन्होंने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, स्टेप बाय स्टेप। चाउ एन लाई ने 1973 में 4 क्षेत्रों में आधुनिकरण का प्रस्ताव रखा था, जैसे कृषि, उद्योग, सेना, साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारे काम हुए थे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पे जो पर्यावरण की चिंता है, ठीक है, ये क्यों जरूरी है, आपको कारण बताने। तो देखिए, कृषि योग्य भूमि पूरी दुनिया में घट रही है, चरागाह में चारे ही नहीं बचे, मत्स्य भंडार कम होता जा रहा है, जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, पीने योग्य जल की कमी हो रही है, खाद्य उत्पादन की कमी हो रही है, विकासशील देशों में पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, जंगल जो है वो अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इतने सारे पॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते थे और इसी कारण से इसकी चिंता करनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ये इसके ऑप्शन में था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आने वाले मुख्य मुद्दे आपको बताने हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल, आप ट्रीटी मान लो, एक समझौता है ये। इसके अंतर्गत औद्योगिक देश जो है उनसे कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैस जो कि खतरनाक गैस है उसको कैसे कम किया जाए, यानी कम से कम उसको कैसे आप कर सकते हो, इस पे बात की गई थी। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ऐसे गैसों का उत्सर्जन जो है वो कम किया जाए, क्योंकि ये गैस जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के कोई 3 आर्थिक प्रभाव बताने हैं। तो वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है, क्योंकि अब पहले की तरह आयात पे बैन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है। अब जो निवेश करता है वो अपने धन को, अपने पैसे को किसी देश में भी निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा लाभ मिले। पूरी दुनिया जो है इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं से जुड़ चुकी है। तो ये सारे आर्थिक पॉइंट है, ठीक है, आर्थिक प्रभाव वाले पॉइंट है। तो आप कोई 3 बता सकते थे। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। तो देखो, पूरी दुनिया में खान पान बदलाव हो रहा है, रहन सहन लोगों का बदल रहा है, संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है, यानी हमारी जो संस्कृति है वो खत्म होती जा रही है। कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। महिलाओं की स्थिति में कुछ जगह पे कमी आई है तो कुछ जगह पे उन सुधार भी हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन संबंध पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो चीन भारत का पड़ोसी देश है। इसकी क्रांति, चीन में क्रांति हुई थी जिसको माओ के नेतृत्व में हुई थी 1949 में। और भारत और चीन के जो रिश्ते थे शुरू शुरू में तो ठीक थे, दोस्ताना ढंग से शुरुआत हुई थी। लेकिन चीन ने क्या करा? गद्दारी करी। गद्दारी कैसे करी? 1962 में भारत पे आक्रमण कर दिया। इसके बाद कई वर्षों तक रिलेशन जो थे दोनों के खराब रहे, लेकिन दोनों तरफ से राजनीतिक नेतृत्व बदला। हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर बदले, उधर से भी बदले, फिर उन्होंने आपस में बातचीत शुरू करी, ठीक है। एक दूसरे के देशों का दौरा किया, आपस में व्यापार शुरू करा और विवादित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो परमाणु नीति है इसके बारे में बताना है। तो भारत ने ये कहा था हम अब अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेंगे, ठीक है। इन हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। लेकिन अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है, क्योंकि बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार जब आई थी तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम अपनी इस पॉलिसी पे पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हथियार का इस्तेमाल पहले करना है तो हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, परमाणु अप्रसार संधि का विरोध कर किया और शांति उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति हम बना रहे थे, निरस्त्रीकरण के लिए भारत तैयार रहा है हमेशा से, ठीक है। अब सेक्शन डी है, इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 250 वर्ड में आंसर लिखना होता है।
तो क्वेश्चन है कि मानव अधिकार की आवश्यकता आज के समय में यानी वर्तमान समय में प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी रेलिवेंस भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और इसका महत्व तो है ही, तो यही आपसे पूछा गया है। तो आज के समय में देखें तो मानव अधिकार की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ये बहुत ही प्रासंगिक है। प्रासंगिक मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रासंगिक क्योंकि हर किसी को यानी हर मानव को, ठीक है, अधिकारों की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि समानता मिले, गरिमा से जी सके, न्याय मिले, ठीक है, सामाजिक रूप से अपनी प्रगति कर सके, स्थिरता हो समाज में, हर कोई यही चाहता है। तो वैश्वीकरण और ये जो तकनीकी प्रगति के साथ साथ क्या हो रहा है, इसका कई जगह पे उल्लंघन भी हो रहा है, जैसे कि डिजिटल अधिकारों का हनन हो रहा है, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव, मानव तस्करी, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, जिसे रोकने के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में संघर्ष और आर्थिक असमानताएं हैं, ऐसे में मानव अधिकारों का उल्लंघन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए न्यायपूर्ण और स्थिर समाज बनाने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारों का पालन करना और अधिकारों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक जो अवधारणा है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सुरक्षा क्या है, आप जानते हैं सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी। सुरक्षा की दो धारणा होती है, एक पारंपरिक होती है और एक अपारंपरिक होता है, ठीक है। तो पारंपरिक को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। तो जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है वो ये मानती है कि जो बाहरी सुरक्षा है, ठीक है, यानी पारंपरिक धारणा में जो बाहरी सुरक्षा वाली पॉइंट है उसमें ये आपको लिखना है कि हमको इसमें ऐसा माना जाता है कि हमको जो खतरा होता है, ठीक है, वो सैन्य खतरा होता है, किसी दूसरे देश से खतरा हो सकता है। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिक नहीं मारे जाते बल्कि आम नागरिक भी मारे जाते हैं, ठीक है। ये किसी सरकार का हौसला तोड़ा जाता है, इसलिए ये किया जाता है। तो ये तो बाहरी सुरक्षा हो गया, यानी हमें बाहर के देश से खतरा है, उससे हमें अपनी सुरक्षा करनी है। फिर आंतरिक सुरक्षा, इसमें देश के अंदर हिंसा की घटना, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, नक्सलवाद, जातीय हिंसा, ठीक है, ये सारी चीजें होती है जिसमें देश के अंदर ही लोग मारे जाते हैं और बहुत ज्यादा ये खतरनाक होता है। ये तो हो गया पारंपरिक धारणा जिसमें बाहरी और आंतरिक होता है। इसके बाद होता है दूसरा अपारंपरिक, या फिर इसको गैर पारंपरिक भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें केवल सैन्य खतरों को नहीं माना जाता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मानव के अस्तित्व को नुकसान पहुंचाती है, जैसे मान लो हिंसा, खून खराबा, अकाल, महामारियां, ठीक है, ये हो जाएगा। आतंकवाद, निर्धनता, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, आपदाएं, शरणार्थी की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, खतरे के नए स्रोत वगैरह सब इसी में आ जाते हैं। ये वैश्विक लेवल पे यानी वैश्विक स्तर पे मानवता की सुरक्षा की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने तीन चुनौतियां जो थी वो कौन सी थी, ठीक है, कौन कौन सी थी। एकता के सूत्र में बांधना, आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, विचारधारा के लोग रहते हैं, ऐसे में इनके बीच में लड़ाई झगड़े के चांस हो जाते हैं, तो उनको कैसे एकता के सूत्र में बांधा जाए, ये एक चुनौती थी। फिर लोकतंत्र स्थापित करना और पूरे समाज का भला करना, ठीक है, ये है। अब आप चैप्टर की वीडियो जरूर देखना मेरी पेपर से पहले, ठीक है, आपका जो हाफ ईयरली का एग्जाम है मेरी सभी चैप्टर की वीडियो देख जाना, वहाँ पे डिटेल में बताया, ठीक है। अभी यहाँ पे टाइम कम होता है इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, पर चैप्टर में आराम से डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत के विभाजन के परिणामों के बारे में आपको बताना है। तो जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, जब हमारे देश में विभाजन हुआ तो जनसंख्या, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आए, ठीक है। अल्पसंख्यकों की समस्या दोनों तरफ होने लगी, महिलाओं का शोषण हुआ, संपत्ति का बंटवारा हुआ, मजबूरन लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा, हिंसा हुई, दंगे हुए, लड़ाई झगड़े हुए, ठीक है, ये सारी बातें बतानी थी। अब बात करते हैं मैप की, तो आपको भारत, फ्रांस, जापान, म्यांमार ये सब दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ये इंडिया है, यहाँ पे आपको म्यांमार दिख रहा है, ये आपको जापान दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे जापान दिख रहा है, और ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देश हैं, आप देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देख देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे अपना ये 2025 वाला जो पेपर था ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे 2024 के पेपर की। अब बात करते हैं यहाँ पे हम पेपर 2024 का। इसके सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, सीधा आंसर बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसमें कौन सा नेता था जिसने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई थी, तो वो बोरिस येल्त्सिन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी, सन 1994 में हुई थी, ठीक है। अब ये आसियान नहीं है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, ये आसियान क्षेत्रीय मंच है, तो पेपर में कंफ्यूजन नहीं रखना, ठीक है। नेपाल देश जो है इसमें राजतंत्र जो था वो कब खत्म हुआ, 2008 में समाप्त हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से महासचिव थे जिनको 2001 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो कोफी अन्नान को मिला था। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति के द्वारा रोकने को क्या कहा जाता है, इसको अपरोध कहा जाता है, ठीक है। अपरोध का अर्थ होता है युद्ध की आशंका को रोकना।
1992 में आयोजित जो रियो डी जनेरियो का जो सम्मेलन था, इसका मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण और विकास का इसका मुख्य मुद्दा था। ठीक है। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी ब्राजील में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेघालय राज्य का निर्माण जो है वो कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद 2006 से स्थापित हुई हो रखी है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो योजनाकार थे वो कौन थे? पीसी महालनोबिस। इन्होंने क्या कहा था? हमें तेज गति से विकास करना है और भारी उद्योगों पे हमको ध्यान देना है। ठीक है। क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया? तो देखो, आर्टिकल 51। जहाँ पे भी आपको डीपीएससी की बात करें, डीपीएससी मतलब ये नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, सिद्धांत, ये आर्टिकल 51 से रिलेटेड होगा। ठीक है, जहाँ पे भी आपको दिखे पेपर में तो आप 51 कर देना। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के चुनाव किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? अब देखो यहाँ पे ना जो एक छोटी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, जो आप बहुत ध्यान से देखो एक बार। ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन में आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है। ठीक है, लोकसभा में गठबंधन की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप देखोगे वैसे तो 1989 के बाद से जो चुनाव हुए उसमें आपको गठबंधन की राजनीति दिखेगी, लेकिन नहीं, इसे भी कट कर दो। आपको पता है इमरजेंसी जब हुई थी उसके बाद भी जनता पार्टी ने एक गठबंधन बना के सरकार बनाई थी, गठबंधन वाली सरकार, लेकिन आप उसे भी भूल जाओ, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कि शुरुआत कब हुई थी। शुरुआत इससे भी पहले हो चुकी थी। शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में 1971 नहीं दिख रहा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो, इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश करी, एनसीईआरटी है ये। ठीक है, चलो ठीक है। फिर पांचवें चुनाव जो हुए ना वो 1971 में हुए हैं, फरवरी महीने में। ठीक है, 1971 के फरवरी महीने में पांचवें चुनाव हुए हैं, और यहाँ पे गठबंधन हुआ था क्योंकि कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी वाली थी, ठीक है, और दूसरी तरफ कांग्रेस ओ में सभी जो गैर साम्यवादी और साम्य जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी सबने मिलकर गठबंधन बनाया था, जिसको ग्रैंड अलायंस कहा जाता है। ठीक है, यानी एक तरफ इंदिरा गांधी, दूसरी तरफ ग्रैंड अलायंस, ये आपस में चुनाव लड़ रहे थे। यानी दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है? गठबंधन दिख रहा है। ठीक है, बस लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये 1971 में चुनाव हुए थे, बट ऑप्शन में आपको 1971 नहीं दिख रहा है। ठीक है, 1952 काट दो, 1967 काट दो, 1964 काट दो, अब 1971 नहीं है, तो हम आंसर क्या करेंगे? 1972 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे नज़दीकी जो डेट हमको दिख रही है, काल दिख रहा है, वो 1972 दिख रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। रेल हड़ताल जो थी उसका नेतृत्व करा था जॉर्ज फर्नांडिस ने। ठीक है, आसू जो संगठन है, स्टूडेंट संगठन है, ये असम का संगठन है। बाम से कब बना था? 1978 में। ठीक है, अब बात करेंगे हम खालिस्तान यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने कब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था? 9 नवंबर 1989 को गिराया था। ठीक है, फिर श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच में रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरक्षा की अपरंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या फिर इसको विश्व रक्षा भी कहा जाता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की जो चौथी बैठक हुई थी मुंबई में, इंडिया में, ये कब हुई थी? सन 2004 में। ठीक है, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? जेसी कुमार अप्पा, पेपर में आता है कई बार। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? 1963 में, 1963 में। तो ये हो गया हमारा जो खालिस्तान वाला पार्ट है। अब हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1990 में। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम बताने हैं। तो आपको पता है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस, ये सारे स्थायी सदस्य हैं। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार जो केवल स्थायी सदस्यों को मिला हुआ है। एक भी व्यक्ति अगर वीटो कर देता है, एक भी देश वीटो कर देता है, तो उसको फैसले को पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो पांच पांच हैं देश हैं, 4 देश तो किसी चीज के समर्थन में है, लेकिन एक ने केवल वीटो कर दिया तो उस एक की वजह से उसको पारित नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप, इसमें बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा हमने पढ़ा हुआ है। और वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाला क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मूलवासी कौन है? जो सदियों से भारत में रहते चले आ रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, इनको स्वदेशी या फिर आदिवासी के रूप में भी हम जानते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? प्रवाह।
ये कई तरीके से हो सकता है विचारों का प्रवाह, वस्तु का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, ठीक है, या बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना, ये भी प्रवाह है। भाषा के आधार पे सबसे पहले कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। वामपंथ क्या है? और वामपंथ क्या है? इसमें समाजवाद को मानते हैं ये लोग, निजीकरण का विरोध करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। सात बहन किसको कहा जाता है? जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाला। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 वर्ड में इसका आंसर करना है हमको। इसमें हमें 50 वर्ड में आंसर करना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है मार्शल योजना से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से लेके 45 तक हुआ था, ठीक है। 45 में ये युद्ध खत्म हो गया था। जब ये खत्म हो गया था तो यूरोप में बहुत तबाही हो गई थी, ठीक है, बहुत तबाही मची थी, सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को उठाना पड़ा था। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या करा, जो पश्चिमी यूरोप था, जो अमेरिका की गुट में शामिल था, ठीक है, अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप को जबरदस्त आर्थिक मदद करी। इन्होंने क्या करा, उनकी जो अर्थव्यवस्था जो टूट गई थी, बिल्कुल नुकसान हो चुका था, पैसा देके उसकी दोबारा मदद करी, वापस से उसको खड़ा किया। तो इसी को मार्शल योजना के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप कोई दो कारण बताओ क्यों किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत है, भारत एक बड़ी सैन्य ताकत है, यूएनओ के बजट में भारत रेगुलर अपना योगदान देता है, आबादी के लिहाज से भी भारत बहुत बड़ा राष्ट्र है, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता है, ठीक है। और हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारी जो भूगोल है, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा कल्चर, इस लिहाज से भी हमारे देश में विविधता है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। अगला प्रश्न है कि निरस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? तो निरस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को कम करना या फिर हथियारों को समाप्त कर देना। यानी ऐसे हथियार जो सामूहिक रूप से विनाश कर सकते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे हथियारों को कम कर लिया जाए ताकि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। यानी हथियारों के उत्पादन को रोकना, अगर कोई मौजूदा हथियार है तो उसको खत्म कर देना, ठीक है, ताकि युद्ध की संभावना कम हो जाए और आपसी विश्वास बढ़े। तो इसे कहा जाता है निरस्त्रीकरण। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण में भारत का जो महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भारत ने क्या करा है, अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी जो है इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। स्वतंत्र स्वच्छ जो ईंधन है इसको अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी। गाड़ियां जो है सीएनजी से चलाई जाने लगी हैं। और आजकल तो ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। फिर 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लेकर आए, 2003 में बिजली अधिनियम लेकर आए, ठीक है। तो ये हमने कुछ काम किए हैं। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज़ादी के बाद भारत को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसलिए इसको दोबारा नहीं करेंगे, पिछले पेपर में हमने इसको करा था। नेक्स्ट है कि बॉम्बे प्लान की मूल अवधारणा क्या थी? तो सन 1944 में क्या हुआ था, उद्योगपतियों का एक समूह जो था वो इकट्ठा हुआ था। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात कही थी, तो ये प्लान बना रहे थे, इसी को बॉम्बे प्लान के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये भी हम कर चुके हैं, ये से हम नहीं करेंगे, आंसर आप देख लो, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, मतलब पिछले पेपर में इसको करवा चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, भारत में आपातकाल लागू होने के बाद हमको क्या सबक मिले, हमको ये करना है। तो देखिए, भारत में आपातकाल के बाद हमको सबक ये मिला कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। अब आपातकाल अंदरूनी गड़बड़ी बता के, जैसे इंदिरा ने लगा दिया था, ऐसे नहीं लगाया जा सकता इंदिरा गांधी की तरह, ठीक है। अब कब लगाया जाएगा आपातकाल? जब देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाए, ठीक है, तभी आपातकाल लगाया जा सकता है। और आपातकाल की घोषणा ऐसे नहीं कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को बताया और राष्ट्रपति ने लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अब पूरी कैबिनेट, ये जो मंत्रिपरिषद होती है, वो लिखित रूप में राष्ट्रपति को देगी, तब जाके इमरजेंसी लगाई जाएगी। नागरिक अब अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं, कई सारे सारे संगठन भी बन गए इमरजेंसी के बाद। क्षेत्रवाद को रोकने के लिए कुछ दो उपाय बताओ। सबसे पहला, स्वायत्ता देना चाहिए। फिर विवाद को बातचीत से संवैधानिक तरीके से सुलझाना चाहिए। दो नेशनल पार्टी बतानी है, तो कांग्रेस बीजेपी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी। अब बात करेंगे सेक्शन सी की। इसमें हमको आंसर ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ड में करना है, ठीक है। देखो, यूरोपीय संघ के उद्देश्य बताने हैं, तो शांति और सुरक्षा स्थापित करना, यानी कि जो यूरोपीय संघ के देश है वहाँ पे शांति और सुरक्षा बनी रहे सदस्य देशों के बीच में। आर्थिक एकीकरण, एक समान मुद्रा, यूरो जो मुद्रा थी इनकी वो पूरे यूरोपीय संघ के देशों में चले। सतत विकास हो गया, स्वतंत्रता, सुरक्षा, न्याय के क्षेत्र हो गए, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हो गई, ठीक है, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान हो गया। ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आगे चलते हैं हम।
श्रीलंका में जातीय संघर्ष, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो श्रीलंका में क्या है, जो सिंगली लोग हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, तमिल लोग जो हैं जो भारत से जाके बसे हैं वो कम है। तो सिंगली लोग तमिल लोगों को पसंद नहीं करते, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना है कि इन तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। तो इन जब तमिलों के साथ ऐसा गलत व्यवहार होता है तो उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने राष्ट्रवाद की एक आवाज मतलब उनके अंदर से बुलंद हुई। इन्होंने एक उग्र संगठन बना लिया जिसका नाम है लिट्टे, जिसको तमिल लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल कहा जाता है। और श्रीलंका की सेना के साथ इसका संघर्ष चलता रहता है और एक अलग देश की ये मांग कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में कोई 3 विवादों के मुद्दे बताने हैं। सीमा विवाद हो गया, कश्मीर विवाद हो जाएगा, आतंकवाद को लेकर विवाद हो जाएगा, पीओके को लेकर विवाद हो जाएगा। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हुए हैं, तो रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिला है, तकनीकी प्रगति भी देखने को मिलेगी, आर्थिक विकास हुआ है, उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा लाभ हुआ है। ठीक है, भारत ने वैश्वीकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं, इसको बताना है। तो 1990 के दशक में वैश्वीकरण की तरफ भारत ने कदम बढ़ाए, नई आर्थिक नीति हमने अपनाई, बाहर विदेश व्यापार को बढ़ावा दिया, संरक्षणवाद की नीति को हमने समाप्त कर लिया और मुक्त व्यापार को हमने बढ़ावा दिया है। टेक्नोलॉजी में उन्नति भी हुई है उसके कारण, और उदारवाद यानी हमारे अंदर कहीं ना कहीं लिबरल वाली जो भावनाएं हैं वो विकसित हुई हैं। मंडल आयोग के बारे में बताना है, तो मंडल आयोग की सिफारिश बतानी है। तो इसने सिफारिश ये करी थी कि केंद्र जो सरकार की जो नौकरियां वगैरह होती है उसमें 27% क्या कर दिया जाए, ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाए। ठीक है, गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लोकतंत्र पे ये प्रभाव पड़ा कि जो स्थानीय और जो लोकल पार्टियां थी, जो पहले कभी एक दो रह जाती थी, एक दो सीटें लेके आती थी, इनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन गठबंधन की सरकार में इनको प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया। फिर सरकार की नीति जो थी पहले से ज़्यादा लचीली होने लगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार होगी तो भाई सब सारे दलों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जनमत की बेहतर अभिव्यक्ति भी हो सकती है और आम सहमति के आधार पर राजनीतिक बहुमत दल के शासन की संभावना को नकारती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सेक्शन डी की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये हमने कर लिया है, इसे नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी और इसके परिणाम दोनों बताने हैं। शॉक थेरेपी क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी साम्यवाद का जब पतन हुआ तो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, जो देश थे, उनको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित एक मॉडल था जिसका नाम था शॉक थेरेपी, वो अपनाना था। ठीक है, कैसे अपनाना था, साम्यवाद को छोड़ देना था, पुरानी जो व्यवस्था थी, और पूंजीवाद की तरफ जाना था। तो अब बात करते हैं कि जब इसने अपनाया तो इसके क्या परिणाम हुए, क्या पॉजिटिव परिणाम थे या फिर बेकार थे। तो हम कहेंगे बेकार थे। पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, ठीक है, तहस नहस हो गई। रूस का औद्योगिक ढांचा जो था चरमरा उठा। 90% जो उद्योग थे वो निजी कंपनियों को बेच दिए गए। महत्वपूर्ण उद्योगों को काफ़ी कम कीमत में यानी औने पौने दामों में बेचा गया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई थी। ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ी, खाद्यान्न बाहर से खरीदना पड़ा, सरकारी जो रियायतें थी वो समाप्त हो गई थी, अमीर लोग अमीर बन गए, गरीब लोग गरीब बन गए, जिसकी वजह से इनके बीच में तीखा विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। ये परमाणु नीति नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पिछली क्वेश्चन पेपर में करा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति बताओ। तो देखिए, ये वैसे जो ओल्ड एनसीईआरटी होती थी उसमें टॉपिक होते थे, अब डिलीटेड है, पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, खत्म हो गया था 1945 में, तो दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक अमेरिका वाला गुट था जिसको पश्चिमी खेमा कहा जाता था। दूसरा सोवियत संघ वाला गुट था जिसको पूर्वी खेमा कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। अब दुनिया के बहुत सारे देश थे जो अमेरिका के गुट में चले गए थे और दुनिया के बहुत सारे देश थे जो सोवियत संघ के गुट में चले गए थे। ठीक है, ऐसे में एक तीसरा गुट बना जिसने बोला कि हम तो ना तो अमेरिका में शामिल होंगे ना सोवियत संघ में शामिल होंगे, हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो इसको गुट निरपेक्ष कहा गया। ठीक है, तो भारत ने भी गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। भारत भी गुट निरपेक्ष देश था। ठीक है, इनका मतलब क्या था, भारत की गुट निरपेक्षता नीति का मतलब था कि किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, ना तो हमें अमेरिका में जाना है ना सोवियत संघ में जाना है, हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, देशों की संप्रभुता स्वतंत्रता की रक्षा करना है। ठीक है, विकासशील देशों के हितों के लिए हमें समर्थन करना है। तो ये हमारी गुट निरपेक्षता की पॉलिसी थी। लास्ट क्वेश्चन है मैप वाला, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, ये बताना है। तो ये राजस्थान है, ये गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये पेपर हो जाता है खत्म। अब बात करेंगे अगले पेपर की जो कि 2023 का पेपर है। अब नेक्स्ट पेपर है वो हमारा 2023 का है, इसको देखते हैं। इसमें एमसीक्यू करते हैं। सबसे पहले पहला एमसीक्यू है कि बताइए जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सैन्य अभियान को
प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता था, और ये ओल्ड एनसीईआरटी में टॉपिक होते थे पहले, अब नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ जो है इसकी मुद्रा को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम यूरो के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया में जो शामिल देश हैं वो कौन से हैं, एक बार चारों ऑप्शन को देखो तो आपको भारत दिखाई देगा, ठीक है। भारत जो है दक्षिण एशिया का देश है। चीन को नहीं माना जाता, जापान को नहीं माना जाता, मलेशिया को नहीं माना जाता, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 का था, इसका प्रमुख विषय वस्तु क्या थी, इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की बात की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब। फिर निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से रिलेटेड है, तो इसमें आप जवाहरलाल नेहरू को करोगे टिक, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रसिद्ध भाषण दिया था संविधान सभा को संबोधित करते हुए, ठीक है, इसको कहा जाता था ट्विस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, इसके जरिए प्रगति हो सकती है, ऐसा कौन मानते हैं, तो ऐसा दक्षिण पंथी मानते हैं, ठीक है। फिर बॉन्डुंग सम्मेलन जो था ये कब हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1971 के लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस आर थी उसको कितनी सीटें मिली थी, तो 352 सीटें मिली थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पे कांग्रेस आर पूछा है, कांग्रेस ने सीपीआई के साथ गठबंधन में ये चुनाव लड़ा था, ठीक है, सीपीआई की नहीं पूछी हुई है, याद रखना। नेक्स्ट है 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने करा था, तो ये जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण ने करा था। फिर 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, तो वीपी सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे खालिस्तान वाले क्वेश्चन है। चेकोस्लाविया जो था दो हिस्सों में टूट के बट गया था, एक तो बन गया था चेक गणराज्य कहा जाता है, एक को स्लोवाकिया कहा जाता है, ठीक है। श्रीलंका की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सिंगली, इस समुदाय का यहाँ पे प्रभाव है। फिर 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका जो था उसने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा था, इसको किस नाम से जानते हैं हम, इसको बॉम्बे प्लान कहते हैं, ठीक है। अब है हमारे अति लघु लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन। तो शीत युद्ध के दौरान छोटे राज्य जो थे इनको महाशक्तियों के द्वारा अपने गुटों में शामिल क्यों किया जाता था, क्योंकि महाशक्ति जो थी वैसे तो वो ताकतवर थी, लेकिन वो उनकी जमीन का इस्तेमाल करती थी जासूसी करने के लिए या फिर अपनी सेना का संचालन करने के लिए, ठीक है। अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, उसको क्या कहा जाता है, उसको पेंटागन कहा जाता है, ठीक है, पेंटागन। नेक्स्ट है आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम बताओ, यानी आसियान के सदस्य देश बताने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की लुक ईस्ट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, भारत की जो दो पॉलिसी, एक लुक ईस्ट है और एक एक्ट ईस्ट है। पहले लुक ईस्ट थी, ठीक है, लुक ईस्ट थी, ये एक्ट ईस्ट जो है ये 2014 में जो नई सरकार आई थी उसके बाद आई थी। तो लुक ईस्ट में किन देशों से हमारे व्यापार की बातें थी, तो जो आसियान कंट्रीज हैं, ठीक है। यानी जो लुक ईस्ट थी ये 1992 में आई थी, इसमें आसियान देशों के साथ हमको व्यापार वगैरह में बढ़ोतरी करनी थी। लेकिन 2014 में आती है एक्ट ईस्ट नीति, इसमें हम आसियान देश को तो पहले ही हम कर चुके हैं, उसके बाद जापान हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, इन देशों से भी हमको व्यापार बढ़ाना था, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि देखो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था जब 1914-18 ये जो पहला विश्व युद्ध हो गया था उसके बाद, ये सोच के बनाया गया था कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया, अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया तो दुनिया को ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, एक मजबूत संगठन होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की जगह यूएनओ को बना दिया ताकि फ्यूचर में यानी भविष्य में कोई महायुद्ध ना हो जाए, ठीक है, कहीं तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, इसलिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है कि सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष बताने हैं। सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा होती है उसमें हमने क्या पढ़ा था, मानवता की सुरक्षा, ठीक है, और वैश्विक सुरक्षा। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उनको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ये 1951 से 56 तक चली थी, इंपॉर्टेंट है। 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की जब डेथ हो गई थी तो किसके बीच में कंपटीशन था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 25 जून 1975 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया था, उसकी घोषणा की गई थी, तो आर्टिकल 352, ठीक है, 352 हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट है मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए क्या सिफारिश की थी,
तो इन्होंने कहा था कि जो ओबीसी वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लास है, उसको 27% का आरक्षण देना चाहिए नौकरियों वगैरह में, ठीक है। सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें क्या है, 50 वर्ड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। और नेक्स्ट है कि अमेरिका की शक्ति पर खुद अमेरिका ही अवरोध है। ये भी डिलीटेड है, पहले होता था अब नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। अमेरिका की जो संस्थागत बनावट थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अवरोध थी। फिर अमेरिका के जो लोग हैं उनकी जो खुली विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं एक अवरोध बनती थी। नेक्स्ट है कि चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुए। जब चीन ने कृषि का प्राइवेटाइजेशन कर दिया था तो उससे फायदा क्या हुआ था चाइना को। तो यहाँ पे उत्पादन बढ़ा, ठीक है, कृषि की जो लागत थी वो कम हो गई, और किसानों की कहीं ना कहीं समृद्धि आई, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट बता सकते हो। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का जो मुख्य कारण है वो आतंकवाद को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। तो आपको इसको बताना है कि ऐसा क्यों है। तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हमेशा रहता है। जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद रहता है, यहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। आतंकवादियों को ये पैसा देता है, उनको हथियार और ट्रेनिंग देता है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनातनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आप्रवासी और शरणार्थी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखो, शरणार्थी जो होते हैं वो मजबूरी में देश छोड़ते हैं। मान लो देश में कोई आपदा आ जाए, ठीक है, कोई संकट आ जाए, लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, कोई भी कारण हो सकता है, यानी मजबूर होकर वो जा रहे हैं और किसी दूसरे देश में या कहीं पे भी शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, ये तो शरणार्थी हो गया। आप्रवासी में क्या होता है भाई, व्यक्ति जो होता है वो खुद ही अपनी मर्जी से ही देश छोड़ देता है, और कारण कुछ भी हो सकता है दूसरे देश में उसको अच्छा रोजगार मिल रहा हो, शांति मिल रही हो, अच्छा पैसा मिल रहा हो, या अच्छी सुविधाएं मिल रही हो, किसी भी कारण से वो जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आप्रवासी और शरणार्थी में। अगला क्वेश्चन है कि खनिज उद्योगों से पर्यावरण को होने वाले कोई दोष बताइए। खनिज उद्योग से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है। तो जब खनन किया जाता है तो हानिकारक गैसें और केमिकल निकलते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। जल में जब चीजों को छोड़ दिया जाता है तो उससे जल प्रदूषण भी हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। आज़ादी के समय ब्रिटिश इंडिया दो भागों में था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, एक ब्रिटिश इंडिया होता था जिसमें अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे। दूसरा देसी रियासतें होती थी, जिससे अंग्रेज तो शासन डायरेक्ट नहीं करते थे, वहाँ पे राजा शासन करते थे, लेकिन वो राजा अंग्रेजों के एक तरह से गुलाम ही मान लीजिए, उनके अकॉर्डिंग ही उनको शासन करना होता था, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, आपके अनुसार हरित क्रांति के कोई दो फायदे बताने हैं या दो प्रभाव बताने हैं। तो हरित क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, प्रभाव ये हुआ था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन जो था काफी तेजी से बढ़ा था। किसानों की आय बढ़ गई थी, ठीक है, लेकिन इसका फायदा बाकी सब जगह पे एक बराबर नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत और चीन के बीच में मैत्री संबंध खराब होने के कोई दो कारण बताने हैं, कि चाइना के साथ हमारे रिलेशन खराब क्यों हुए आज़ादी के बाद, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, चीन का तिब्बत पे कब्जा करना, ये एक कारण है। फिर सीमा विवाद भी है चीन को लेकर। फिर उसने 1962 में आक्रमण भी कर दिया था। तो ये कुछ कारण है, ठीक है, ये तीनों आप बता सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री के सामने जो कोई दो चुनौतियां जो थी वो बताना है। तो एक तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965 में, पहली चुनौती तो ये थी। फिर उस समय देश में खाद्यान्न संकट था, अकाल जैसी स्थिति थी, तो ये दूसरी चुनौती थी। चिपको आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बारे में आपको उसके कारण वगैरह बताने हैं। तो ये भी टॉपिक डिलीटेड है, पहले होता था अब नहीं है, ठीक है। चिपको आंदोलन में आपने पढ़ा होगा, वैसे आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि क्या हुआ था कि पेड़ काटे जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ की महिलाओं ने पेड़ों से लिपट कर पेड़ों को बचा लिया था। तो यही एक आंदोलन बन गया था जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। दलित पैंथर्स, ये भी डिलीटेड टॉपिक है, पहले होता था अब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ ये बनाया गया था दलित पैंथर्स, जो कि जो उत्पीड़ित समाज है, ठीक है, उनके जो अधिकार हैं उसकी बात करता था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे अब नहीं आएगा लेकिन ये पहले के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। अब नेक्स्ट है बाम सेफ, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है, ज़्यादातर सारे पेपरों में पूछा हुआ है, आपने हर जगह देखा होगा, चाहे वो एमसीक्यू में पूछा हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा हो। तो देखो, बाम सेफ का पूरा नाम क्या है, अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो SC ST हैं और जो OBC हैं और जो धर्मांतरित अल्पसंख्यक समुदाय हैं, इनके जो शिक्षित कर्मचारी जो थे उन्होंने ये संगठन बनाया था।
और ये सामाजिक न्याय की बात करता है, समानता और संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। ठीक है, फिर ये दो क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये पहले भी आ रखे हैं, रिपीट हो रखे हैं, तो इसको नहीं कराने वाला हूँ। देख लीजिए, इसका आंसर आपको पहले वाले पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद से लेके अब तक अगर हम देखें तो मतदान करने का तरीका बदला है। आज के समय में आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि हम ईवीएम से वोट देकर आते हैं। मशीन कुछ ऐसी होती है, उसमें हमारे जो कैंडिडेट होते हैं उनका चुनाव चिन्ह होता है, उनका नाम होता है, सामने बटन होता है, बटन दबा देते हैं, वोट डल जाता है। ये तो आज का तरीका है। क्या पहले भी ऐसा ही होता था? तो पहले चुनाव ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि देखो, जब कमरे में कोई वोट देने जाता था तो वहां पे मत पेटियां रखी होती थी, और मत पेटी यानी पेटी होती थी, वो स्टील का बक्सा होता था, उसमें कैंडिडेट की जो चुनाव चिन्ह है, नाम वगैरह है, फोटो वगैरह, वो सब लगा होता था। एक खाली पेपर दिया जाता था। ठीक है, तो वो जिस व्यक्ति को जिसको भी वोट देना है तो वो उसके सामने वाली पेटी में उसको डाल देता था। तो ये प्रोसेस पहले के समय में होता था। ठीक है, और ये काफ़ी मतलब ऐसा प्रोसेस था जिसमें लंबा समय लगता था, वोटिंग की गिनती में भी बहुत लंबा समय लगता था, ये सब था। तो इन सब चीज़ों को बदल के ये ईवीएम वाला सिस्टम आया था। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन है तो इतना ही बड़ा आंसर बहुत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में आपातकाल जो है घोषित करने के पीछे कौन सा घटनाक्रम हुआ था? तो पूरे देश में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, आंदोलन चल रहा था। ठीक है, सभी वर्ग के लोग, चाहे वो मजदूर हो, स्टूडेंट हो, या विपक्षी नेता हो, ठीक है, किसान हो, कोई भी हो, सभी इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसको लीड कर रहे थे, वो इसके लीडर थे, और सब लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, और जेपी नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी पे दबाव बना रहे थे कि इस्तीफा दो। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को लेकर इंदिरा गांधी ने ये आरोप लगाया था कि सरकारी कर्मचारियों को भी बहकाया जा रहा है, सरकार के कामकाज को रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं मतलब सरकार के खिलाफ ही, मतलब ये उनकी मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ ये आंदोलन है, उन्होंने इस प्रकार से बताने की कोशिश की। ठीक है, और इसलिए उन्होंने देश में अंदरूनी गड़बड़ी का शक होते हुए आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा सेक्शन डी है, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसको देख लेते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है, ये पहले होता था, अब नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? ये अमेरिका, यूएसए और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच एक ऐसी घटना थी जहां पे लग रहा था दोनों के बीच में युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध हुआ नहीं था। इसको शीत युद्ध के चरम बिंदु के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्या था कि क्यूबा एक देश है, यहाँ पे क्या था, अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ ने क्या करा था, सोवियत संघ की उसके साथ संधि थी, तो उसने वहां पे अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी। अब वो मिसाइल तैनात करने से अमेरिका को नुकसान होने वाला था, क्योंकि अमेरिका वहां से नजदीकी निशाने पे आ गया था। तो इसको लेकर दोनों के बीच में जो तनातनी बनी रही, इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। इस समय ऐसा लगा था कि दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। ठीक है, दोनों ने क्या करा, बातचीत के जरिए उसको सुलझा लिया था। ये क्वेश्चन हमने करा दिया है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ये भी पेपर में आए हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। भारत में जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो अलग अलग राज्य बनाने की मांग, आर्थिक विकास और अलगाववाद के रूप में हमारे सामने आती हैं, तो इसको बताना है। तो देखिए, भारत में अलग अलग राज्य की मांग उठी है, सरकार जो है उसने भी क्या करा है, अलग अलग राज्य बनाए हैं। और ये, इससे हमें सबक क्या मिला है, क्या सीखने को मिला है? यही सीखने को मिला है कि सबसे बेहतर तरीका जो होता है क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने का, वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि बातचीत के जरिए उनकी बातों को समझना चाहिए। अगर वो स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं तो स्वायत्ता दे देनी चाहिए। ठीक है, संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए, बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि हमारी सरकारों ने भी यही तरीका अपनाया था, जो बातचीत के जरिए इनको समझाया। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सिक्किम जो है, सिक्किम का भारत में विलय कैसे हुआ? तो देखिए, आज़ादी के समय सिक्किम जो था ना वो भारत का पार्ट नहीं था, भारत की इसको शरणागति प्राप्त थी। शरणागति का मतलब क्या है यहाँ पे? शरणागति का मतलब है यहाँ पे कि जो सिक्किम था वो वहाँ पे शासन तो बेशक से एक राजा का था, लेकिन उसकी बाहरी जिम्मेदारी, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ने ले रखी थी। ठीक है, अब वहाँ पे अंदर राजा चोग्याल थे, वो शासन चला रहे थे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही थी कि वहाँ की जो जनता थी, जनता में एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा था जो राजा को नहीं मानता था, राजा को सही नहीं मानता था। मैं आपको दिखाता हूँ कि चोग्याल के हाथों में वहाँ पे शासन व्यवस्था थी। वहाँ के लोगों को लगता था, वहाँ पे अल्पसंख्यक लोग जो थे उनको लगता था कि जो लेपचा भूटिया है, ये समुदाय जो है, ठीक है, वहाँ की जो नेपाली मूल की जनता है उसके मन में ये भाव कर गया था कि जो ये लेपचा भूटिया जो लोग हैं,
इन्हीं का शासन उन पे जबरन लादा जा रहा है, तो वो उसको पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत सरकार से ये कहा कि भाई हमको इसमें शामिल कर लिया जाए, भारत में शामिल कर लिया जाए। तो सरकार ने भी बोल दिया ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस जो थी, सिक्किम की कांग्रेस, वो चाहती थी कि हाँ भाई इसका विलय हो जाना चाहिए भारत से। तो यहाँ पे 1974 में चुनाव कराए गए। चुनाव में जो सिक्किम की कांग्रेस थी वो जीत गई। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जनता चाहती थी कि इसका विलय हो जाए। बाद में इसका विलय कर दिया गया भारत में। अब विलय तो हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, जनता खुश है, लेकिन दिक्कत हो गई राजा को। राजा ने क्या कहा, राजा ने ये कहा कि जबरन मतलब ऐसा किया गया है जो कि गलत है। ठीक है, ये 22वां राज्य बन गया था, लेकिन चोग्याल जो थे वो इस फैसले से खुश नहीं थे। उनके समर्थकों ने क्या करा, भारत सरकार पर साजिश रचने का और बल प्रयोग करने का आरोप लगा दिया। लेकिन वहां की जनता ये चाहती थी कि इसका विलय कर दिया जाए, तो इस तरीके से सिक्किम का विलय हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है खत्म हो जाता है। प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, सारे चैप्टर बना रखे हैं, बुक 1 बुक 2 के सारे चैप्टर को देखिए। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं इसको देखिए। ठीक है, एक 1 शॉर्ट वीडियो भी आने वाली है, उसको भी जरूर देख के जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।